हम आलू डाल के पीले चावल बना रहे हैं। तहरी कहते हैं उसे। गैस एजेंसी का लाइसेंस तो चाहिए यार। तुम क्या बोले? हम बोले हमारे बाप ने बचपन से ईमानदारी की चरस फूक के रखी है। भैया अगला आदमी तुम्हारा बाप है, समझे? कार्ड पे जिसका नाम होता है वही जाता है शादी में। अरे पापा सपरिवार ही तो नहीं लिखा है। कभी कभी जहाँ अंत होता है वहीं शुरुआत होती है। बचपन में मुझे याद है कि 1 रुपए की 10 जो है वो, जिसको हम उस समय की भाषा में गांव देहात में लेमन जूस कहते थे, अंग्रेजी में लेमन जूस कहते थे। वो जूस का चूस हो गया क्योंकि उसको चूस के खाया जाता था। वो कैंडी जो है वो 1 रुपए की 10 मिला करती थी और हमको कभी 20 पैसे का, कभी 50 पैसे का सिक्का मिलता था। ये हमारा नॉस्टैल्जिया है, इसमें बहुत सारे और हिस्से हो सकते हैं। वो जो 20 पैसे के सिक्के थे, 25 पैसे के सिक्के थे और 50 पैसे के सिक्के थे, जब मैंने 18 साल का होने के बाद अपनी एक पुरानी गुल्लक तोड़ी तो उसमें से बहुत सारे वो सिक्के निकले जो दरअसल बाजार में कोई कीमत नहीं रखते थे, पर जो यादों का बाजार होता है उसमें ऐसे सिक्कों की बहुत कीमत होती है। वो बहुत कीमती होते हैं। वही सिक्का था जिसपे घर पे मोहल्ले में आने वाला बाबा जो है वो मर्क्यूरस क्लोराइड लगा के भभूत निकाल दिया करता था मुट्ठी में बंद करके, 20 पैसे का एल्यूमिनियम का। तो वो नॉस्टैल्जिया जो, वो जो गुल्लक है, यादों की जो गुल्लक है, और उसमें जो सिक्के बाहर थे और नोट डाले जा रहे थे वो तो आपने स्क्रीन पे देखे सोनी लिव पे। हमारे साथ वो है धन गुल्लक का जो उसके अंदर पड़ा है, आपको दिख नहीं रहा है बाहर से। तो हमारे साथ जो है वो गुल्लक के डायरेक्टर है पलाश, राइटर है सीजन 2 के दुर्गेश, और श्रेयांश है हमारे साथ जो शो रनर है। शो रनर क्या होता है आप में से बहुत लोगों को समझ में आएगा जैसे जैसे श्रेयांश बताएंगे अपने काम के बारे में। लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत है। आप लोग और जो लोग देख रहे हैं उनका भी स्वागत है बहुत बहुत। और बाकी बातें तो हम करेंगे। सबसे पहले मैं पलाश आपके पास आ रहा हूं। जो पहला सवाल मेरा है वो, और ये सवाल तीनों से है, आप तीनों लोग थोड़ा थोड़ा समय लेके इसका जवाब दें। ये जो गुल्लक है इसमें कितने कितने सिक्के अपनी जिंदगी से निकाल के डाले हैं? ये तो सर पूरा मैं बोलूंगा जीवन जितना जिया है सभी निकाल के डाल दिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किट्टी पार्टी वाला एपिसोड आपने देखा होगा, वो होते हुए देखा होगा, है ना? इस तरह किट्टी पार्टी सेलिब्रेट होता भी हमने देखा है, जहाँ हम मिलके उस जो औरतें, जो हमारी माएँ, जो हमारी मोहल्ले की आंटियाँ जो मजे ले रही होती थी, हमने उस पर खिल्ली भी उड़ाई। हमने बोला यार इनको क्या मजा आता है करते हुए। मतलब अभी तक बहुत टाइम तक तो हमने उसको क्वेश्चन ही किया था। एक पॉइंट पे हमें समझना चालू हुआ कि यार ये शायद से हम गलत हैं। तो मैं बोल रहा हूँ बहुत सारी चीजें, या फिर मैं बोल रहा हूँ एक कॉलोनी में आपके एक मंदिर होना, मंदिर में जाना पूजा पाठ के लिए, जरा भी घर पे कुछ एक चीज हो जाता माँ का चले जाना वहाँ पे, या खीर का। जैसे हमारे यहाँ पे, जैसे मैं छत्तीसगढ़ में एयरपोर्ट बिलोंग करता हूँ, एक एमपी पे होता था, शरद पूर्णिमा हमारे मनाई जाती है, जहाँ पे वो खीर बनती है और वो चांदनी के नीचे रखी जाती है वो खीर। फिर सुबह हम उसको खाते हैं और वो माना जाता है कि उसमें अमृत टपका जाता है, टपकता है, और वो खीर खाने से हमारी लाइफ अच्छी चलेगी। तो ऐसे तो मतलब बहुत सारे किस्से हैं जो निकाल के डाले गए। जो हम लोग राइटर रूम भी हुआ था जब दुर्गेश ऑन बोर्ड हुए, और जब हम सिर्फ डिस्कस ही करते थे आइडियाज, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम सब निकाल के, मतलब एक हम, मेरे ख्याल से हम तीनों और भी जो लोग इन्वॉल्व है, अभिषेक झा हो गए या अभिजीत हो गए, वो सारे के सारे हम लोग ने अपनी पूरी जिंदगी निकाल के डाल दी थी। और हम सारे एक दूसरे को भी मुझे लगता है इतना अच्छे से जानते हैं ना यहाँ पे, कि हमने किस तरह की लाइफ जी है और हमारे साथ क्या क्या हुआ है और हमने क्या क्या किया है। दुर्गेश आप तो क्योंकि उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर से आते हैं, जो मतलब बनिस्बत कस्बाई शहर है, गांव से आते हैं और तो चूंकि ये एक शहरी, जो एक कस्बाई मिडिल क्लास परिवार की कहानी है, और बल्कि शहर के हिसाब से देखें, हम जब टियर 1 टियर 2 में जाएंगे तो ये लोअर मिडिल क्लास हो जाता है ये परिवार जो गुल्लक में है। आपकी जिंदगी से क्या हिस्से आए हैं? कुछ गांव का है जो उठा के आपने शहर में फिट कर दिया है?
ह्यूमर तो आउट एंड जो लाइंस में जो ह्यूमर है ना वो आउट एंड आउट गांव का ह्यूमर है, मतलब वो खांटी ह्यूमर है। मतलब खिड़की का पर्दा पहन के कहाँ उड़ी जा रही है आंटी, या खिड़की का पर्दा पहन के क्यों घूम रही है, ये ह्यूमर तो गांव का है ना। जैसे गांव का आदमी बहुत संक्षिप्त लैंग्वेज में आपसे बात करता है। आप जब गांव के आदमी से बात करने जाते हैं, कोई मान लीजिए पुलिया पे बैठा है, उससे पूछेंगे अगर चाचा फसल कैसी है, तो वो बोलेगा अच्छी है। आप फिर दूसरा सवाल पूछेंगे, चाचा बहुत बारिश हुई है, तो बोलेगा नहीं। तो तीसरा सवाल पूछेंगे, सरकार ने मुआवजा दिया, तो सर हिला देगा। तो आपको उसको बोलने के लिए आपको सवाल बड़े करने पड़ते हैं, लेकिन जवाब उसका बहुत छोटा होता है। तो जो एक सिंगल लाइंस वाला ह्यूमर है वो गांव का ही ह्यूमर है। मतलब मैंने कटाक्ष जिसको बोलते हैं, क्यों बोलेगा नहीं फसल खत्म हो गई, बस खत्म। आप इंटरव्यू लेने गए, आपने पूछा कि ओला गिर गया, पत्थर गिरा, क्या गिरा, बर्फ, बोले नहीं सब खत्म हो गया। तो आप समझ रहे हैं वो ह्यूमर वहां से आया लाइफ से। जैसे पलाश ने बोला किट्टी वाला एपिसोड, ओवर द ईयर जब हम गांव से निकलते हैं, शहर में, छोटे शहर बड़े शहरों में आते हैं, हम सिनेमा देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो किट्टी के पीछे हम सबकी जो थिंकिंग थी ना, मतलब एज अ सोसाइटी, किट्टी सुनते ही हम हंस देते हैं। क्यों हंस देते हैं किट्टी सुनते हैं? मतलब मुझे ये जानना था कि किट्टी सुनते हम क्यों हंस देते हैं भाई। कोई गलत शब्द नहीं है, अपराध हो नहीं रहा है, लूट मार हो नहीं रही है, यहाँ पे बैंक रॉबरी नहीं हो रही है, तो हंस क्यों रहे हैं किट्टी सुन के? तो आप अगर इसी क्वेश्चन को हम एड्रेस करेंगे तो आप पूरा किट्टी का 32 मिनट का एपिसोड यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि हम हंसते क्यों हैं किट्टी सुन के। मेरे ख्याल से थॉट वही था। और राइटर्स रूम, जो टीवीएफ का राइटर्स रूम बना, आप बिलीव करिए किट्टी लिखना सबसे टफेस्ट था हमारे लिए। मैं उस पे क्रिएटर हम सबके लिए पर भी आऊंगा आगे के सवाल में। बिल्कुल श्रेयांश, आपसे तो पहला जी मुझे मैं बस ऐड ही कर रहा था मयंक की, देखिए हमारे अपने उसमें किस्से तो बहुत ज्यादा हैं, बहुत सारे हैं, डिटेलिंग भी बहुत सारी है, जो हम मतलब वो हम सबके घर और हम सबकी जिंदगी से ही। आपने बोला ना कि 18 की उम्र में आपने जब गुल्लक तोड़ा तो उसमें से निकली, तो मतलब हमने तो फाइनली अब 30 में जाके तोड़ा। तो आप समझिए कि उसमें से कितना निकलेगी। एक ना बड़ी एक जो हम जिस चीज को मतलब, और मैं उसको सैंक्टिटी बोलता हूँ, उसको मतलब एक थोड़ा सा वो भी मोमेंट होता है जिसको, जो आपकी रैशनैलिटी को डिफाइन करता है। तो हमारे मतलब आई थिंक महीना भर तो हमने बस यही डिस्कशन किया है कि घर पे पापा कैसे थे, क्या कहानियां होती थी, दूध खत्म होता था, क्या होता था, लेकिन हमने फाइनली उन चीजों पे जीरो डाउन किया कि हाँ भाई शादी के घाट पे बात हो जाती थी, बिजली का बिल जब बढ़ा हुआ आता था तो हमारे घर में भी बात होती थी। तो एक आई थिंक पर्सनल एक्सपीरियंस से आगे बढ़ के जब सेम टॉपिक पे हमें शेयर्ड एक्सपीरियंस नोटिस होना चालू हुआ कि हाँ यार ये तो मेरा भी है, ये तो मेरा भी है, सबकी डिटेलिंग अलग है, सबकी कहानी अलग है, लेकिन हमें ये लगा कि भाई हम सारे पांचों लोग, मतलब हम तीन, अभिजीत, झा, हम सब लोगों के बीच में हमें समझ में आया कि यार अगर हम पांचों सहमति से आ जाते थे कि हाँ सर इस चीज को लेकर के तो कुछ ना कुछ है, ये हमने भी घर में देखा है, तो हमने इसलिए फिर वहां पे वो उस तरीके से लिटरली हमने टॉपिक सिलेक्शन किया, चाहे घर में किराना का हो या बोर्ड का पेपर अगर कल होता है तो कैसा माहौल हो जाता है, इंडिया पाकिस्तान मैच उसके साथ आता है। तो आई थिंक वो चीज हमने रखी कि उस पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर्ड एक्सपीरियंस के बेसिस पे सेलेक्ट करें और फिर उसके ऊपर एपिसोड करें। श्रेयांश, मेरा एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि लोग समझ पाए, मैं तो चूंकि इंडस्ट्री में काम करता हूँ, शो रनर का काम क्या होता है भाई। लेखक निर्देशक सब लोग समझ लेते हैं। मैंने जब कल पोस्टर डाला तो किसी ने कहा भाई ये शो रनर क्या होता है, मैंने केवल रोड रनर सुना है। तो शो रनर क्या होता है, एक बार समझा दो लोगों को भाई। मतलब मैं तो बहुत तरीके से ही समझाता हूँ। मतलब जैसा नाम है कि शो रनर, तो मतलब शो को रन करते रहना, मतलब एक सीजन से दूसरे सीजन से तीसरे सीजन शो चलता रहे। ऑब्वियसली शो सिर्फ चलता नहीं है, शो को सबसे पहले तो मतलब ब्रिंग अ लाइफ करना पड़ता है। तो जर्नी वैसी ही है कि मतलब जिस तरीके से निखिल ने पायलट लिखा और पायलट लिख करके लगा कि हाँ यार ये तो कुछ सही चीज है और चलो बनाते हैं, तो आई थिंक उस मोमेंट से ही ये जद्दोजहद चालू हो गई थी कि ये कहानी लोगों तक पहुंचनी चाहिए।
तो मतलब एज अ शो रनर मैं अपने लिए बस उतना ही काम देखता हूँ कि वो सारे क्विंटेसेंशियल किस्से, वो सारी कहानियां जो हमारे देश, हमारी एक छोटी सी दुनिया, मोहल्ले की जो हैं, उन्हें बनाना और उन्हें फाइनली लोगों तक पहुंचा देना, उसके बीच में तो मतलब आपको क्या बोलते हैं कि सारे घाट का स्नान करना पड़ता है। तो फिर वो चाहे सही टीम हो, स्क्रिप्ट पे आप चाहे जितना माथामारी कर रहे हो, अच्छा राइटर मिलेगा तो काफी सारे रीराइट करता है और फिर आगे टीम पुट टुगेदर करना, सही ये मेक श्योर करना कि हम शो को एक एक नॉच ऊपर लेते जाएं आगे, बिकॉज आई थिंक एक बाइंडिंग फोर्स होना बहुत जरूरी है जो लिटरली हर डिपार्टमेंट और हर चीजों को साथ में लेकर के चले। तो प्रीटी मच यही है कि गुल्लक खनकती रहे, यही शो रनर का काम है। दुर्गेश ये देख रहे हो, ये जो है स्पेस बना रहा राइटिंग वाले हिस्से पे, डायलॉग वाले स्पेस पे आ रहा है ये गुल्लक खनकती रहे। तो खैर, तो पलाश ये बताइए कि एक विजन, क्योंकि जैसे मुझसे अगर कोई कहे कि तुमने ये कहानी लिखी है, तुम डायरेक्ट भी कर दो, मैं हाथ जोड़ लूंगा कि भाई मैं नहीं कर सकता, ठीक है ना। मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि लिखे गए को विजन में हमने लगातार हाल ही में कुछ सीरीज में देखा कि कुछ ऐसे राइटर हैं जो पता है कि बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन जब वो विजन आया, विजुअली आया स्क्रीन पे, तो उसका जो है वो NDA 1 NDA 2 और UPA 2 सब हो गया उसका, ठीक है। तो कितना मुश्किल होता है ऐसी कहानी को, मतलब क्या दिमाग में रहता है और विजुअलाइज कैसे करते हैं आप, क्योंकि दरअसल जो सबसे सुंदर बात गुल्लक की लगी, जो जब सिनेमा में होती है, और इस बारे में बात नहीं होती है आमतौर पे, खासतौर पे OTT या टीवी में जब ये काम किया जाता है, सिनेमा में जब हम देखते हैं कि आर्ट डायरेक्शन बिल्कुल सटीक है कि जो चीज जहां जैसी होती है वैसी ही दिखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अनारकली ऑफ आरा में एक सीन है जहां पे स्वरा भास्कर चाय बना रही है, और वो जहां चूल्हा रखा है उसके ऊपर की छत और दीवार पूरी काली हो चुकी है, कालिक से चूल्हा जल के, है ना। ये जो जैसा होता है असली, OTT में इसको लेके आमतौर पर तारीफ नहीं सुनते हैं, बात नहीं सुनते हैं। विजुअली उसको वैसा खड़ा कर पाना एज अ डायरेक्टर कितना मुश्किल है। डायरेक्शन के और एस्पेक्ट पे हम आएंगे, पर ये कितना मुश्किल है कि आंख बंद करके सोचना, और मेरे ख्याल से कई बार झगड़ना भी पड़ता होगा आपस में कि कोई कहता होगा ऐसा नहीं ऐसा, कोई कहता होगा ऐसा नहीं ऐसा, और उसके लिए एक अलग बजट भी पूरा खड़ा करना पड़ता है। वो कितना मुश्किल होता है। तो आप देखिए, मुश्किल वाइज तो मैं बोलूंगा किसी भी अच्छी फिल्म या कोई भी एक अच्छा कंटेंट जो आपने देखा होगा, सेम चैलेंजेस है, लेकिन एज अ कंपनी में बोलो, टीवी में हूँ लास्ट 6 सालों से, हेलो जी, तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे TVF की क्या खूबसूरती है कि यहाँ पे ना ऐसा नहीं होता कि स्क्रिप्ट लिख के सीधा डायरेक्टर को पकड़ा दी जाती है और तू कर ले, है ना, और फिर राइटर गायब हो जाता है। तो हमारी जो प्रोसेस ही है वो काफी खूबसूरत है, जहाँ पे जब राइटर रूम चालू हुआ, जहाँ पे दुर्गेश ऑफकोर्स राइटिंग कर रहा था, तो उस राइटिंग रूम का पार्ट हम रहे। तो सबसे एज अ डायरेक्टर मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उस थॉट को समझना, उसको पकड़ना, जो वो लिख रहा है, जो राइटर ने लिखा है, जो हम सब ने जैम भी किया है, और फाइनली जब वो उतारा जा रहा है दुर्गेश की कलम के थ्रू या उसके लैपटॉप के थ्रू, उसके ओन थॉट्स के थ्रू, वो थॉट मेरे को समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ये अच्छा, इस थॉट के लिए ये तेरा इस तरीके से थॉट है, इस बारे में हम बात कर रहे हैं, ये है, मतलब ये ओवरऑल क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर वो तो अब क्या होता है कि बहुत इजी हो जाता है कि जब ये प्रोसेस, जब राइटिंग की प्रोसेस में आप शुरू से आप उसमें साथ में रहते हो, तो आपको बहुत सारी चीजें आप ऑन पेज हो विद राइटर की क्या लिखा जा रहा है, तो ये ना कहीं कहीं होमवर्क अपने आप चालू हो जाता है कि यार मैं कैसे देख रहा हूँ। अब सेकेंड स्टेज जब आता है, जब राइटिंग खत्म होती है, और अगर आपने गुल्लक का घर ही देखा होगा तो बड़ा लिव्ड इन सा घर लगता है। उस घर में अपने आप एक कैरेक्टर, आप पीछे देखोगे, पीछे विक्स की एक छोटी सी बॉटल भी पड़ी हुई है, चाबी का गुच्छा है जो रेडियो के आगे पड़ा हुआ है, जो अभी भी मेरा घर ऐसा ही है लखनऊ में। बिल्कुल। तो मेन यही था कि कैरेक्टर्स तो हैं और कैरेक्टर्स अपने आप में बातें कर रहे हैं, लेकिन जिस जगह पे वो रह रहे हैं, वो जगह से किस तरीके से ऑडियंस को फील कराना कि यार ये उनका घर है, ये जो लोग हैं उनके खुद के लोग हैं जो आसपास हमने देखे हुए हैं। मतलब ये अभी भी आप अगर देखोगे तो परिवार ये एक दूसरे में
बहुत तेज तेज बातें करते हैं, एक दूसरे पे कटाक्ष भी मारते हैं, लेकिन फिर भी वो रिलेटिबिलिटी उस ऑडियंस को लाना कि नहीं यार ये लोगों को हम जानते हैं, इस तरह की बातें हमारे घर में होती है, हमारे खुद पड़ोसी भी करते हैं, इस तरह के घरों में हम रहते हैं। और जो इसके साथ साथ उस घर की जो स्पेसेस है उसको किस तरीके से, हालांकि वो डिटेलिंग है, वो आगे शायद से मैं बात करूंगा उसके बारे में, लेकिन मेन यही प्रोसेस था कि इन कैरेक्टर्स को समझना, उस थॉट को समझना जिसको लेके लिखा जा रहा है, और उसको एग्जैक्टली नेचुरली उसको ऑन स्क्रीन उतारना, जितना मैं ऑडियंस को ये फील करा पाऊं कि वो उसको देख रहे हैं, उसको जी रहे हैं, और उसको सिर्फ एज अ ऑन स्क्रीन कुछ देख नहीं रहे, मतलब वो वहां रहना, उसको फील करना बहुत जरूरी है। अब कहीं ना कहीं दुर्गेश एक बात यह आ जाती है कि बहुत बिना जिए नहीं बनाया जा सकता, ना लिखा जा सकता इस तरह का, क्या कहते हैं, वरना वो करण जौहर टाइप कुछ बनेगा फिर, मतलब आप कहानी कह रहे हैं मध्यवर्ग की, लेकिन धड़क बन जाएगी फिर वो। मुझे पहले मैं ऐसा सोचता था, मतलब कि बिना जी आप नहीं बना सकते हैं। फिर बीच कहीं ओवर द इयर्स मैंने एक बीच की लाइन ड्रॉ करी कि बिना जिए आप बना सकते हैं, क्या आप महसूस कर पाते हैं? ये सवाल है ना, बिना जिए क्या आप महसूस कर सकते हैं, ये भी तो सवाल है। एग्जैक्टली मैं बोल रहा हूँ कि धड़क, अगर मैं धड़क महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, सैराट को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं शायद सैराट को रिक्रिएट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए मुश्किल है। गुल्लक हम सबके लिए, जैसे श्रेयांश ने अभी बोला था, पलाश कह रहे थे, हम सबके लिए गुल्लक वो है कि हमारी 30 साल की जर्नी जो लाइफ में रही है, उन्हीं से निकल के इससे आ रहे हैं। तो अब जो भी बात हमने कही है वो सारी क्या लिखते समय जैसा पलाश भावुक हुए, रोए, महसूस करने की बात चूंकि आपने की है यार, लिखना तो बहुत, जैसे मैं टीवीएफ जब जाता था, सुनाता था सुबह शाम दोपहर में, उससे पहले ही लिखता था, तो मैं अपने टेबल पे जब बैठ के लिखता था ना, तो जैसे मैं बहुत क्लियरली यही पहली बार बता रहा हूँ कि जब तुम, मेरे लिए बहुत बड़ी लाइन है कि तुम मजा ला दिए यार, 5वें एपिसोड में जब बड़ा भाई बोलता है छोटे भाई को तुम मजा ला दिए, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी। मतलब मेरे लिए इमोशन व्यक्त करना इतना ही है, तुम कोई अगर मुझे बोले कंधे पे हाथ रख के मजा ला दिए यार, तो मेरी हालत खराब हो जाएगी, मतलब मैं लिटरली पसीने में आ जाऊंगा कि यार ये तो वो लाइन जब लिखी मैंने ना, तो मैं बहुत भावुक हो गया था, तुम मजा ला दिया। और बहुत पतंगबाजी वाला जो डायलॉग था, दुनिया में 2 तरह के पतंगबाज होते हैं, कौन सा वाला, तो मुझे हम पहले वाला की बाद वाला, 2 बार इस्तेमाल हुआ है, बाद वाला उस पे मैं भी रोया था दरअसल, हाँ बाद वाला। पर वो अभिनय भी उसमें जो भाइयों ने जो अभिनय किया, उसने तो नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया उस सीन को। और वो लाइन लिखते समय और मम्मी का जो मोनोलॉग था किट्टी वाले एपिसोड में, वो मतलब मैंने जब रिहर्सल के दौरान, हम लोग जब रिहर्स कर रहे थे, तो मैंने कुमार अंबुज साहब की एक कविता थी, खाना बनाती स्त्रियां, जो मैंने के पूरे क्रू को सुनाई थी, सबको सुनाई थी, इंक्लूडिंग श्रेयांश और पलाश, सब लोग थे वहाँ पे, मैंने सबको। तो वो जो किट्टी का क्लाइमैक्स है, जो मोनोलॉग है, वो बड़ी सारी कविताओं से इंस्पायर्ड है। मतलब कुमार अमृत साहब की खाना बनाती स्त्रियां, आलोक धनवा साहब की भागी हुई लड़कियां, ज्ञानेंद्र पति की ट्राम में एक याद, कुंवर नारायण साहब की लखनऊ। तो इन लोगों की कविताओं को जब चाहिए, 4 कविताएं स्पेशली मेंशन करना हो कि इसमें औरतों का जो रेखांकन है, बहुत बहुत प्रोमिनेंस है उनका, तो उनको जब मैं पढ़ता था तो मैं हिल जाता था, और उनसे मैं बहुत हाईली इंस्पायर्ड हुआ इस सीन को लिखने में। मैं एकदम, इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मैंने इंस्पिरेशन कहाँ से लिया है, मैंने लिया है, लिटरली इंस्पायर हुआ हूँ मुझे। इसमें बस दुर्गेश एक चीज और है, मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो आप पूछ भी रहे थे ना मयंक थॉट, तो मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली, क्योंकि जब दुर्गेश ने ये कविता सुनाई, मेरे लिए थॉट एकदम क्लियर हो गया था कि मुझे किस तरीके से उसको ट्रांसलेट करना ऑन स्क्रीन, वो कविता थॉट क्लियर करने के लिए। श्रेयांश, सबसे ज्यादा झगड़े आपके होते थे इन लोगों से कि किसी और के? नहीं, आई थिंक सर हमारे तो सबसे ज्यादा झगड़े आपस में ही हुए हैं, और हाँ इसमें तो नो डाउट हमारे सबसे ज्यादा झगड़े लेके कॉन्ट्रडिक्शन था कोई कि कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है उसको लेके था? नहीं, मतलब आई थिंक वो जो हम बहुत बार हमने, मतलब आई थिंक हर एक एपिसोड लिटरली आप देखोगे तो कोई भी 8वें ड्राफ्ट से कम नहीं है,
मतलब हाँ, हाँ। 8वें 9वें ड्राफ्ट हर एपिसोड ऐसी सेकंड कौन सी एपिसोड ऐसा का कौन तो सा वो किस्सा था? मैं कहानी कहता हूँ और फिर रुक जाता हूँ मन में कि नहीं, कहानी नहीं, किस्से है। इतनी बार दोहराया गया इस बात को गुल्लक में कि जो बदल जाती है वो कहानी होती है। तो ये जो किस्से थे, कौन सा ऐसा किस्सा था जिसपे सबसे ज्यादा कन्फ्लिक्ट हुआ आप लोगों के बीच में? आपकी कहानी का कन्फ्लिक्ट कहाँ पे था? हाँ, तो मैं बता देता हूँ। तो आई थिंक हमारा एपिसोड है सपरिवार। तो सपरिवार को लेकर के आई थिंक इंटरनली तो हम लोग बहुत जल्दी सेम पेज पे आ गए थे कि हाँ यार, ये कार्ड आएगा, नहीं लिखा होगा, ये तो बिल्कुल ठीक है। बट उसके बाद जब आता है ना कि आप फिर स्टोरी फ्लो बनाते हो और क्राफ्ट वहां पे आ जाती है कि आपने सब कुछ फ्रेमवर्क सेट कर लिया, फाइनली उस एपिसोड का कंक्लूजन क्या देना है, इसको लेकर के हमने कुछ नहीं तो कम से कम मतलब 4 से 5 बार डिस्कशन किया है। और ये 4 से 5 बार जो डिस्कशन है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये सारे 2-2 घंटे 3 घंटे वाले डिस्कशन थे कि फाइनली शादी में किसको भेजना है, मतलब कौन सा कैरेक्टर जाएगा, कौन नहीं जाएगा। मतलब वो एक आई थिंक हमारे लिए भी है कि और किसी में लगा कि नहीं यार, एक आध लोग तो मतलब हम जब किसी को सुनाते थे तो उस बात पे भी हो जाते थे कि नहीं यार, ये तो रिश्तेदार की शादी है तो मतलब आएंगे ही, इसमें थोड़े ना आएगा। तो मैं उस पर यही बात, आई थिंक वो लाइन दुर्गेश ने करेक्ट लिख दी थी कि मतलब छोटा शहर नाम का छोटा होता है साहब, ईगो बहुत बड़ा है। तो वहां से हम जब आगे बढ़ गए थे, उसके बाद चॉइस लेने के लिए कि फाइनली कौन जाए शादी में, कौन नहीं जाए, उसको लेकर के हमने बहुत डिस्कशन किया और फिर फाइनली हम इस चीज पे, लेकिन अच्छी बात यह कि इस चीज को लेकर के हम सेम पेज पर आ गए। और फिर हम जब अपने अदर ग्रुप, तो मतलब हमारा एक ये भी कल्चर है सर कि हमने मेक श्योर किया है कि हम एनफ नंबर ऑफ लोगों को और छोटे छोटे ग्रुप्स को सुना करके उनका रिएक्शन ले रहे हैं। तो मैं रिएक्शन और फीडबैक को बहुत अलग, दोनों को अलग अलग रखता हूँ। तो ये हमने किया था कि हम सुना करके लोगों को अलग अलग रिएक्शन और फीडबैक लेते थे ताकि हम उसे और इम्प्रूव कर सकें, हम ये समझ सके कि अच्छा जो चीज हमने सोच के लिखी है वो वर्क कर रही है कि नहीं। तो सबसे ज्यादा झगड़े हुए हैं सपरिवार में, सबसे ज्यादा ड्राफ्ट सेकेंड एपिसोड के हैं। हाँ, उसके 18 हैं। लेकिन अगर आप पूछोगे कि मतलब आपस की जो नोकझोंक है वो मतलब वो ट्रस्ट नहीं, वो हर छोटी छोटी लाइन में और उसमें गई है। क्योंकि जैसा कि हम जब बात करते थे तो मैं बोलता था कि यार हमने पहले राउंड में एक काम कर दिया था, मतलब 10 में से 8.5 9 तो हम पहुंच गए थे, जो हमें भी लगता था और एक फेयर इक्वेशन खुद का लगता। लेकिन वो 9 से, अब मुझे नहीं पता हम 9.25 गए हैं, 9.5 गए, लेकिन वो लड़ाई जो थी उसके बीच में हमारे आपस में सबसे ज्यादा झगड़े हुए, क्योंकि हम सब एक दूसरे के पेशेंस को टेस्ट कर रहे थे। और ये कोई टीम के बाहर की बात नहीं है, हम एक दूसरे को पुश कर रहे होते थे कि नहीं यार अभी और नहीं करना है इसको, और क्योंकि आप ये नहीं करते तो आप दर्शकों का पेशेंस टेस्ट करते हैं इवेंचुअली। तो क्योंकि वो होता है कई बार, आप बहुत उम्मीद से कुछ देखना शुरू करते हैं और फिर आपको लगता है कि कई बार अगर आपको रिव्यू करना है तो फिर तो आपको लगता है यार तो पेशेंस टेस्ट किया जा रहा है वाकई। तो फ्रैंकली देखिए, हमें मतलब मैं अपना पर्सनली बता सकता हूँ, दुर्गेश पलाश बताएं, ये जो रेस्पॉन्स है ये ओवरवेलमिंग है, बहुत ज्यादा। हम बहुत तो बनाने में हमें बहुत मजा आया, बिकॉज इतनी सारी बातें आपस में कर पाए, इतने किस्से एक दूसरे से शेयर कर पाए कि उनको जर्नी बहुत अच्छी है। हमने बस सोचा था कि भाई एक अच्छा सीजन 2 बनाते हैं। सीजन 2 जनरली सारे ठीक होते हैं, एक अच्छा सीजन 2 बनाते हैं जिस तरीके से ऑडियंस को पसंद आ रहा है और वो आ रहा है, ये बहुत ओवरवेलमिंग है। लेकिन ये बहुत खतरनाक भी है श्रेयांश। अगली बार थोड़ी सी चूक होगी ना तो जो है वो माफ नहीं किया जाता है, यहाँ पे ये बड़ी समस्या है। तो लेकिन अच्छा, ये आइडिया किसका था कि मिश्रा जी जो है वो रवीश कुमार के फैन हो गए? आई थिंक इंटरनल था ये सीजन 1 से है, तो मतलब तो बोलूंगा ये शिवांकित का आइडिया तो नहीं था।
नहीं, ये बहुत वैसा वाला है कि ये निखिल के ड्राफ्ट में ऑलरेडी था ही कि पापा रवीश कुमार हैं, है ना। अब वो उसका एक मैं आपको सटल रीजन वो भी बताता हूँ, हालांकि जिसने पेपर पे डाला वही होता है, निखिल का ही है, लेकिन ये जब शो सोचा गया था तो उस समय ये हमारा एक चैनल है ग्रीन पत्ती, जिसपे रवीश कुमार का कैरेक्टर जिसने जन्म लिया, हाँ, तो वो आई थिंक वो वहां के राइटिंग रूम से वो वैसी ही सोच रहती है। तो क्योंकि वो एक समय एक अलग छोटी चैनल टीम थी जिसमें मतलब ये शो ने जन्म लिया था लिटरली कि हाँ भाई इसको करते हैं, वो वैसे है। बट पेपर पे तो निखिल नहीं डाला कि हाँ भाई दुर्गेश, ये वो जो बिजली के बिल और हमने उसे निभाया, बिजली के बिल का जो रेंट है माँ का, वो कहाँ से निकलता है? कि वो तो मेरे घर से निकला है। वो तो माँ ऐसे बोलती थी। हाँ, 20,000 रुपए का जब वेतन लेके आते थे पिताजी, 20,000 रुपए सैलरी थी, तो और हम लोग हमारी पढ़ाई आगे बढ़ रही थी। 10वीं में बहन 10वीं में थी, मैं 2-3 साल छोटा था उससे। तो जब 20,000 का वेतन आता था तो सारे खर्चे फिक्स होके जोड़ लिए जाते थे, कुछ नहीं बचता, सिर्फ इज्जत बचती। जो बोलते थे इज्जत बची है हमारी। और पिताजी मेरे भारतीय खाद्य निगम में थे, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में थे, जो मतलब जिसकी इमेज बहुत अच्छी नहीं है एज ए डिपार्टमेंट। तो जो भी सुनता था वो बोलता था करप्ट ही होंगे, है ना। जो सुनता था बोलते थे पिताजी तो बहुत पैसा कमाते होंगे। तो जबकि हकीकत वो नहीं थी। मेरे पिताजी भी ऐसे विभाग में थे और सब यही पूछते थे। मुझे वो सब समझ में आता। तो माँ का रेंट चलता था, महीने के शुरुआत में एक बार होता था, जब सैलरी आती थी तो रेंट चलता था कि इज्जत से ये कर लो, इज्जत से अनार ले आओ, इज्जत से संतरा ले आओ, इज्जत से आम 2 किलो दशहरी आम भी इज्जत से ले आना, मौसम चल रहा है। तो ये सब भी ये सुना था। तो मैंने उसमें खाली सीमेंट, सरिया, बालू, गिट्टी और ये सब ऐड किया। पूछ रहा था कि बिजली का बिल जब आता है और माँ बैठ जाती है और कहती है कि रवीश कुमार का शो तुमको देखना है दोपहर में रिपीट, और जब तक इमर्शन रॉड धुआं ना छोड़े तुम्हारी आत्मा स्नान नहीं करती है। मैं डायलॉग सारा बोलना नहीं चाह रहा हूँ, लोग देख भी ले खुद जाके, इसलिए मैं उसको नहीं दोहरा रहा। मुझे सब याद है। तो मुझसे कोई गुल्लक 2 कहेगा तो मैं सीजन पूरा दोबारा से लिख दूंगा। आपका लिखा, अगर आपसे कभी स्क्रिप्ट खो जाए तो आप मुझे बताइएगा। तो नहीं, तो वो रेंट भी घर से आता है। अच्छा पलाश, ये मुझे लगता है कि शायद जो मैंने एसेस किया उसको देखते समय, मैंने जब डायरेक्टर का नाम जानते हुए जब आप देख रहे होते हैं, और आप मैं और दुर्गेश और श्रेयांश तीनों लोग उत्तर प्रदेश से हैं यार, आपने कैसे निभा लिया ये यार? पूरा अवधि का माहौल है पूरी सीरीज में। ये कैसे कर लिया? ये बहुत मतलब मैं सोच नहीं सकता हूँ कि कोई सिंधी यार ये काम कर दे। मतलब ये बड़ी सिंधी क्या आप छोड़ दीजिए, देखिए उसमें मतलब सिंधी होने का असर केवल उसमें जो है वो माँ पे आया है, जो पैसे बचा रही है और काम कर रही है ना, जो कम में कर ले रही चीजें। लेकिन ये कैसे पकड़ना, वो डायलेक्ट पकड़ना, उस टोन को पकड़ना, मैनरिज्म पकड़ना, और उसमें ज्यादातर लोग चूंकि शायद देखने के बाद जिसने ढूंढा होगा उसको पता चला होगा कि फीमेल प्रोटैगनिस्ट जो है वो तो मराठी है। ये कैसे किया आपने यार? अब ये वो वैसे ही आपने खुद ही ले लिया जैसे फीमेल प्रोटैगनिस्ट जो है मराठी है गीतांजलि मैम। नहीं, लेकिन काम तो आपको ही करवाना था ना। बैकग्राउंड वाइज मेरा भी ना, जैसे मेरी माँ जो है मेरी काफी मतलब इधर उधर का परिवार है जहाँ पे सब कास्ट कल्चर मिले हुए। जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो सिंधी थे, मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो मराठी थी। उन दोनों का उस टाइम पे लव मैरिज थी। जो मेरी माँ है वो मध्य प्रदेश की भार्गव है। अच्छा। तो मेरा पूरा परिवार ग्वालियर से बिलोंग करता है। ओके। अब ग्वालियर और मैं बोल रहा हूँ बुंदेलखंड, ये सब एरिया बहुत लगे हुए हैं। तो अब जो ग्वालियर में जो हमारा घर था छोटा सा, वो बहुत इसी तरह का घर था जो हमने देखा हुआ है। तो इस तरह की लाइफ में एक बहुत जीवी, तो मेरे जो फादर भी हैं वो सर्विस में है, वो बिजनेस नहीं है। हमारे घर में किसी का भी दूर दूर तक बिजनेस नहीं है। और मैं घर में किसी के पैसे जमा है जो सिंधियों के। यार आप तो माइनॉरिटी में माइनॉरिटी है। मैं वही बोल रहा हूँ। मैं कहीं दुकान में जाता था रायपुर में, और जो सिंधी दुकान वाले होते थे मेरा सरनेम देख के मुझसे बातें करने लग जाते थे, मुझे समझ नहीं आता जी। तो अब ये देखिए देखा हुआ है, काफी सारा ऑलरेडी देखा हुआ था, बट ऑफ कोर्स अडेप्ट करना इस चीज को, क्योंकि ये भी फैक्ट है कि यूपी से तो मैं नहीं हूँ और वहाँ हर एक स्टेट अलग न्यूएंसेस होते हैं। तो उस चीज को अडेप्ट करने में डेफिनेटली श्रेयांश का, दुर्गेश का
बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि मुझे क्या है पलाश, मुझे पर्सनली ये लगता है कि जैसे यूपी की कहानियां भी अभी आप उठाते हैं हम जब, तो उसमें पूर्वांचल में घुसना तो आसान है क्योंकि वो इतना ज्यादा देखा गया है, इतना ज्यादा उसमें बात हो चुकी है, हर फिल्म में हाँ, देखा है। और सिनेमा है उसका एक अपनी इंडस्ट्री है। अवध जो है उसकी कोई इंडस्ट्री नहीं है सिनेमा की, ना वो इस तरह से आया है। कभी 20 साल पहले डीडी पे आता होगा कोई नीम का पेड़, बट उसके अदरवाइज तो हमने नहीं देखा है। वो क्या किया उसमें? दुर्गेश की कितनी हेल्प मिली आपको, श्रेयांश की कितनी हेल्प मिली, या कुछ और? नहीं, बहुत हेल्प थी क्योंकि देखिए बेसिकली एक बार हमने जब घर पकड़ लिया, घर की न्यूएंसेस पकड़ के हमने उसको सेट कर लिया। अब मेजर काम था वो डायलॉग्स का, जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं राइट फ्रॉम, अब हमारे जो प्राइमरी कैरेक्टर्स हैं से लेके जो सेकेंडरी जो सब लोग आते हैं, जैसे ऋषिकेश हो गया, पेंटर हो गया, तो छोटे छोटे कैरेक्टर्स आके चले जाते हैं। अब यहाँ पे वो डायलेक्ट सही है कि नहीं वो देखने में तो मतलब वो शेरी और दुर्गेश का बहुत ज्यादा रहता था, श्रेयांश और दुर्गेश का, कि यार ये सही पकड़ रहे कि नहीं पकड़ रहे। वहां पे एक्सपर्टीज थी, मैं बैठ के देख रहा था कि परफॉर्मेंस सही हो रही कि नहीं हो रही। डायलेक्ट ही दोनों पकड़ते थे कि यार ये डायलेक्ट शायद ऐसा नहीं होगा। और थोड़ा सा हमने, अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा हमने जनरलाइज भी किया है। जैसे कई बार वैसा होता था कि जैसे कानपुर का भी एक टिपिकल डायलेक्ट है, हाँ, जो एक दो जगह अन्नू मिश्रा का कैरेक्टर ले भी लेता है, बट हाँ, हमने फोर्स भी रखा कि यार, जैसे हमें एक फीडबैक आया था, मुझे श्रेयांश शायद से बता रहे थे, दुर्गेश दोनों में से कोई बता रहा था कि इनका कोई ग्वालियर का फ्रेंड था जिन्होंने देखा, उन्होंने बोला ऐसा कि यार ये मेरे घर की ही कहानी है। तो ये हम लोग सबके लिए हो गया था कि भाई इसको ऐसा ही रखना है कि कोई, चाहे वो मध्य प्रदेश का कोई बंदा देख रहा हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का देख रहा हो, छत्तीसगढ़ के हिंदी स्पीकिंग बेल्ट का, जो भी हमारी हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है, उन सबको ये लगना चाहिए कि यार ये हमारे घर की कहानी है, हम उसको कहीं भी यूपी बेस्ड या एमपी बेस्ड या दिखाए नहीं कहीं। तो बहुत छोटे से हिंट्स हैं जिससे आपको लगेगा कि ये यूपी कहानी है, बट ओवरऑल हम कभी बोलते नहीं कि ये कौन सा शहर है या यहाँ के लोगों नहीं, लेकिन गोमती में तो आप गोमती में तो तैरा ही रहे हैं ना, तो गोमती तो हाँ वो ये श्रेयांश ये बताइए कि कभी ऐसा लगा कि यार ये कैरेक्टर जो है एक होना चाहिए था इसमें ऐसा, और ये नहीं होना चाहिए था, इसको हटा देते चल जाता, कभी ऐसा लगा? हमको कई बार लगता है बाद में कि यार इस किरदार की जरूरत नहीं थी, या कई बार लगता है कि यार ये एक ऐसा कैरेक्टर होता तो मजा आ जाता। और नहीं सर, आप जवाब नैरेटिव अगर टू रिमेन साइलेंट, आप जवाब ना देना चाहे तो भी कोई बात नहीं है। नहीं, मैं बताता हूँ। नहीं, वैसा बिल्कुल नहीं है कि मैं नहीं देना चाहूंगा। मतलब इसकी बिल्कुल रिवर्स जर्नी रही है। तो अगर आप देखोगे तो सीजन 1 एक्चुअली में एक ऐसे नैरेटिव को फॉलो करता है जहाँ पे सिर्फ फैमिली है और बिट्टू की मम्मी है ना, उसके अलावा आप कोई किरदार नहीं देखते हो हमने। और लेकिन किरदारों की बातें, ये सवाल मैंने की बातें इसीलिए आपसे पूछा, इसमें किरदार ऐड हुए क्योंकि हाँ, तो सीजन 2 में फिर हमने शुरू किया कि नहीं यार, इतने सारे लोगों की बातें हुई हैं, मोहल्ले की बातें हुई हैं, तो चलो कुछ और जो पहले ही जिनके बारे में बात हो चुकी है उनका चेहरा भी दिखाते हैं। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो एक गुल्लक का प्रोग्रेशन भी है वो है, ये परिवार है, इसी के किस्से हैं, लेकिन जिस तरीके से मतलब आपका मोहल्ला आपसे जुड़ा रहता है, और उस मोहल्ले में हर कोई है, मतलब उस मोहल्ले में क्या बोलते हैं कि धोबी, दूध वाला, पड़ोसी, खेलते हुए बच्चे, ये धीरे धीरे यूनिवर्स और जैसे जैसे आपको मतलब वो दोस्त आपको अगले सीजन के लिए बजट बढ़ के मिलेगा। इस हिस्से को नहीं मुझे लगता है कि इसके बिना, क्योंकि जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ा एक पहलू है, और यही जाहिर सी बात है, यही धर्मा प्रोडक्शन बना रहा होता तो बजट मिल जाता। हमको पता है सबको कि अलग ही कैसे काम होता है। तो खैर, तो दुर्गेश सबसे मुश्किल, हाँ श्रेयांश बताओ, कुछ कह रहे थे? नहीं, चूंकि आप बजट की आपने बात बोल दी, तो मैं बस उस पे एक बात बोल रहा हूँ कि ट्रस्ट मी, मतलब अगेन नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे, मतलब आप देखेंगे सीजन 2 तो उसमें सारी टीम्स ने मतलब बहुत ज्यादा मेहनत से डिटेल्स ऐड की, चाहे वो उनकी कॉस्ट्यूम की डिटेल्स हो जो स्मिति ने की हो, चाहे हाँ घर की डिटेल्स हो जो मयूर ने पुट टुगेदर किया है, आनंद है जिसने बहुत अच्छी तरीके से शूट किया है। लेकिन गुल्लक का मैं आपको सार बताऊं तो गुल्लक का सार वही है कि लिटरली जो मैं बोलता भी हूँ कि स्क्रिप्ट है, जो जिसको आप बाइबल, कुरान, गीता कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है, वो एक घर है जो मिश्रा निवास, जिसको लिटरली हम मंदिर समझते हैं कि भाई उसके कोने कोने में मतलब किस्से हैं,
और होता भी है, मतलब हमारे घर के हर कोने का एक किस्सा याद आ जाता है। बिल्कुल। और फिर ये 5 देवी देवता हैं, जमील सर, गीतांजलि मैम, हर्ष, वैभव, सुनीता मैम, लिटरली गुल्लक इन्हीं से। तो वो स्क्रिप्ट, वो घर और ये एक्टर्स, इनसे मतलब ये अपने आप गुल्लक जीवित हो जाती है, बाकी सब तो। दुर्गेश, सबसे मुश्किल कैरेक्टर कौन सा था डेवलप करने में? लिख देने के बाद, डिसाइड करने के बाद सबसे मुश्किल किरदार कौन सा था जिसमें बहुत माथापच्ची भी हुई, बहुत बहस हुआ हो, बहुत बहस हुई हो? और आई थिंक मतलब जो लीड कैरेक्टर्स है ना, वो तो सीजन 1 से एस्टेब्लिश हो चुके थे, तो उनका एक टोन फिक्स था कि ये किस तरीके से बात करेंगे, किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, किस तरीके से इनैक्ट करेंगे, वो सारी चीजें पता थी। ऊपर पीछे थोड़ा 90-20 हुआ होगा तो वो हुआ होगा, पर उसके अलावा सीजन 2 में अगर इस बार एडिशनल काफी कैरेक्टर्स हैं, मतलब राइट फ्रॉम विक्रम बेताल टू प्रिंसू भैया, त्यागी जी, लक्की, ये सारे लोगों को मतलब बैलेंस्ड आउट करते हुए लिखना, मतलब हम वी वर वेरी क्लियर कि हमको कहीं ओवर द उस पर नहीं जाना है, कि जैसे प्रिंसू भैया को कितना दिखाना है। अगर आपने नोटिस किया तो प्रिंसू भैया को हमने एक भी डायलॉग नहीं दिया। बिल्कुल। हमने 2 पोस्टर्स में उनका कैरेक्टर एस्टेब्लिश कर दिया कि हम वोट नहीं प्यार मांगने आए हैं, नेता नहीं बेटा चुनिए, खास आदमी पार्टी। हमने 3 स्लोगन में उनका कैरेक्टर एस्टेब्लिश कर दिया, हमने एक डायलॉग नहीं बोला उनका। त्यागी जी और लक्की का जो कैरेक्टर है सिमिलरली, वो हमने एस्टेब्लिश कर दिया कि कहाँ है पेड़। बोलते अगर पेड़ होता तो अच्छा लगता। तो ट्रांसफार्मर को कोई सुंदर नहीं बोलता। ये इसमें भी पॉलिटिक्स है वैसे। सुंदर कोई नहीं बोलता इस दुनिया में कि कितना सुंदर ट्रांसफार्मर है। तो एक लाइन से हमने लक्की को एस्टेब्लिश कर दिया कि वो कितना, मतलब वो कह रहा है कि कितना सुंदर ट्रांसफार्मर यहाँ टांग देते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि ये चैलेंज था मेरे ख्याल से, क्योंकि इनके कैरेक्टर्स के सुर नहीं पता थे। और उसमें टीम का भी बहुत बड़ा योगदान है। एज अ टीम हमने, मतलब एज अ टीम मुझे ये लिबर्टी मुझे मिली एज अ राइटर की इन चीज़ों को इस तरीके से सटायर में कैसे कन्वर्ट करते हुए लोगों को मैसेज देना है। कुछ लोगों को पढ़ा होगा, कुछ लोगों को नहीं पढ़ा होगा, जरूरी नहीं। और सटायर का पता नहीं होता कि ट्राइस्ट विद डेस्टिनी को लेके झगड़ा हुआ, बहस हुई, कुछ डालना है नहीं डालना है। वो देखिए उसमें झगड़े से ज्यादा उसमें वो हो गया था कि जैसे मैंने जब पहली बार नरेट किया वो बहुत नया था। मुझे अच्छे से याद है कि शेरी को वो बहुत फ्रेश लगा था। श्रेयांश ने उसकी बहुत ओपनली तारीफ की थी और श्रेयांश के साइड से कोई फीडबैक नहीं था। एंड आई वाज लाइक कि चलो यार, जब क्रिएटर को ही नहीं प्रॉब्लम है तो मुझे क्या दिक्कत है। फिर धीरे धीरे वो होता ना कि अच्छा अरे यार कुछ पॉलिटिकल तो हो नहीं जाएगा, कुछ किसी को कोई आहत तो नहीं हो जाएगा, आहत हो जाए कोई, मतलब हम। और इसमें तो फिर कांग्रेस और भाजपा दोनों के आहत होने की संभावना थी। हाँ, फिर डिलेमा में गए, फिर हम डिलेमा से निकल के भी आए। फिर फाइनली थैंक्स टू टीवीएफ, मतलब मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ एज अ राइटर टीवीएफ का एंड उसके बाद सोनी लिव का कि उस चीज को एज इट इज जाने दिया। मतलब वो वॉइस ओवर की अगर आप पैटर्न देखेंगे राइट फ्रॉम सीजन 1 टू सीजन 2, वो सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंटल वॉइस ओवर वो अगर टीवीएफ उस एक्सपेरिमेंट को सपोर्ट करता है तो वो एक राइटर का ड्रीम हो सकता है टीवीएफ के साथ काम करना कि भाई यार यही तो ड्रीम होता है ना कि हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको लोग समझ पा रहे हैं, उसको लोग एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। अदरवाइज तो बहुत सारी चीजें दिल में रह जाती है, बहुत सारी चीजें लैपटॉप में रह जाती है ना। तो फिर वो डे लाइट मिलता ही नहीं, मतलब उस वॉइस ओवर को डे लाइट मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पलाश, हाँ, सीजन 2 आने के पहले क्या लग रहा था? कुछ था मन में? क्योंकि आमतौर पे दूसरा सीजन जो होता है वो अच्छा भी बन जाए तब भी लोग जो है उसकी बुराई कर रहे होते हैं, तो अंदर कुछ हाँ, मतलब जैसे मुझे पर्सनली सेक्रेट गेम्स का सीजन 2 अच्छा लगा 1 के मुकाबले पर्सनली, ठीक है। लेकिन कोई आदमी, मतलब लोग मुझे गालियां देने लगते हैं कि कैसी बात कर रहे हो तुम। और हम लोग चूंकि बहुत इमोशनल भी अपनी राय को लेके, हिंदुस्तानी लोग, कि जैसे मुझे कोई चीज अच्छी लगी और सामने वाले को नहीं अच्छी लगी तो हम उस पर चढ़ जाएंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो वो अच्छी लगनी चाहिए, है ना। तो कुछ था दिमाग में, कुछ डर था, क्योंकि सीजन 2 को लेकर बड़ी मुश्किल हो जाती है कितना भी आप मेहनत कर ले। अब ये कमेंट आया है नितिन ठाकुर का, उन्होंने यही कहा है कि आमतौर पे दूसरा सीजन जो है वो
उतना अच्छा है तो बनता नहीं है, या उस तरह से लोग देखते नहीं उसको, इसके लिए बधाई की दूसरा सीजन भी जो है उस पर आप मेंटेन कर पाए इस चीज को। था अंदर कुछ डर था क्या दिमाग में चल रहा था? हाँ, बहुत ज़्यादा मतलब डरे तो वही थे लिटरली, मतलब और एज अ डायरेक्टर ये एक चैलेंज भी आ जाता है ना कि आप, क्योंकि सीजन 1 जो है डायरेक्ट अमृत ने किया था, सीजन 2 में मैं आता हूँ तो पहली बात तो सीजन 1 को की लैंग्वेज को सही से पकड़ना, मतलब ऑडियंस को ये नहीं फील करने देना कि हम कुछ नई चीज़ देख रहे हैं, स्पेशली जहाँ पे अब यूनिवर्स थोड़ा सा खुल रहा है, नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, आप ज़्यादा कैरेक्टर्स के डीपर आर्क्स को एक्सप्लोर करते हैं, तो बहुत डर रहता है कि यार ये लोगों को ये ना लगे कि यार ये तो गुल्लक देखने आते लोगों ने क्या देख लिया। तो सीजन 1 की प्योरिटी सैंक्टिटी को रखते हुए कैसे एज अ डायरेक्टर मैं उसको थोड़ा सा एक नॉच और ऊपर लेके जाऊं, तो ये कोशिश मैंने करी थी। मुझे यही डर था कि यार ये कोशिश सही से लोगों तक पहुंच जाए और लोगों को बस लग जाए कि यार हम वही गुल्लक देख रहे हैं, और उसी गुल्लक में कुछ ज्यादा इसमें अच्छा कुछ देखने को मिला, हाँ, या उतना भी अच्छा इसमें कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स का रोल रहा, हेल्प किया कि मतलब जैसे देखिए, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि वो जो घर है तो मतलब प्रोटेगनिस्ट तो घर है वैसे बेसिकली अगर हम कहें तो वो जो घर है और वहां पे कहाँ पे क्या होना है, जैसे उसमें एक पानी का पंप लगा है जिसको टुल्लू पंप कहते हैं छोटे शहरों की भाषा में, वहां से लेके हर चीज कहाँ किसको खड़ा होना है, वो बर्तन धोएगा तो कैसे धोएगा बैठ के, वो जो ब्लॉकिंग जिसको ब्लॉकिंग कहते हैं, जो रिहर्सल्स कहते हैं, उन टेक्निक्स ने कितनी हेल्प की आपकी? नहीं, उसने एक्चुअली उस पे मैं बहुत ज्यादा, मतलब उसमें हम लोग ने वर्क भी बहुत किया। जैसे आनंद जो है, आनंद ने कामतगर शूटिंग करी, काफी अच्छा डीओपी है वो, आप जानते देखी होगी। तो ये, और फिर मयूर आया जो आर्ट संभाल रहे थे, स्मृति है जो कॉस्ट्यूम देख रही थी, तो ये बैठ के एक लैंग्वेज सेट करना, और लैंग्वेज बहुत ज्यादा अलग भी नहीं लगनी चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो हर तरह के जितने आप शॉट्स देखोगे, हर शॉट्स में कुछ ना कुछ मीनिंग है। हमारा था कि इस एक तो जो होता है उस घर के साथ इंटरेक्शन भी मैं जितना देखूंगा कैरेक्टर्स का, तो ऑडियंस वही फील करेगा कि लिव्ड इन है ना। तो मतलब अगर वहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल पिछले बार भी एक किचन के बगल में एक नल है जहाँ पे नॉर्मली बर्तन धोए जाते हैं, हमने सबने अपने घरों में देखते हैं हम। अभी यहाँ पे हम वो उसको देखते हैं कि वहाँ पे बर्तन धोए जा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों के साथ ब्लॉकिंग वाइज, जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पे किट्टी चल रही है और तीनों मर्द एक साथ देखते हैं उस किट्टी को और बोलते हैं यार इसमें क्या मजा आता है, अब वो फ्रेमिंग वैसी कि वो मर्द आपको एक कटघरे में खड़े दिखेंगे एक ब्लॉक के अंदर, और औरतें खुली नहीं, औरतें लिटरली फन कर रही है, उनका वो एक टाइम चल रहा है जिसको शायद से मर्द समझ नहीं पा रहे, और वो एक अंदर है। वहीं जब आप माँ को देखते हो, जब वो माँ बताती है कि यार तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो, मुझे क्या प्रॉब्लम है, माँ अंदर है उसमें, और ये तीन मर्द एक साथ हैं। और या फिर जब शुगर वाला एपिसोड है जिसमें मतलब किट्टी वाला एपिसोड जहाँ पे माँ बैठी शुगर रिपोर्ट देखी जा रही है, तो अब उस माँ को सीरियसली नहीं लिया जा रहा, उस पर यही कुछ ना कुछ राय दे दी जा रही है, तुम ऐसा कर लो वैसा कर लो। राइट में तीनों मर्द एक साथ खड़े, लेफ्ट में माँ के लिए। थर्ड एपिसोड है जहाँ पे सह परिवार वाला, जहाँ पे बाप जो है गुस्सा हो गया क्योंकि जो भी उसमें लिखना सह परिवार लिखा नहीं है ना पिंकी मामा ने। बाप एक जगह बैठा है, इट इज 1 versus 3, लेकिन जो बाकी तीन है वो तीनों आई लेवल से ऊपर है बाप नीचे, क्योंकि मेरे को था कि ऑडियंस ये फील कर रहे हैं यहाँ पे कि बाप ओवर रिएक्ट कर रहा है और ये तीनों सही है। तो वो पोजीशन चेंज हो जाती है जहाँ पे माँ नीचे आ जाती है, बाप ऊपर बैठा है, बाप ऊपर चला गया क्योंकि बाप सही प्रूव होता है, लेकिन एट द एंड सारे लोग उठ के चले जाते हैं और बाप अकेला रह जाता है क्योंकि बाप अभी भी बाप समझा नहीं शायद से ये हुआ क्या। बाप इस चीज को अपनी विन लेके चल रहा था, लेकिन वो विन नहीं रही, वो तो मतलब कुछ और ही निकल गया जो बाप ने भी शायद से फिगर आउट नहीं कर पाया था, और एंड में उसको फिर। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो थ्रू आउट। एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको भी देता हूँ, मैं अपन बात कर ही रहे हैं, जैसे 5th एपिसोड में जब अनु भी आता है, और मैं तो ज्यादा स्पॉइलर नहीं देता, बट जो भी अनु के साथ हुआ है और वो आता है और अपनी माँ शायद से घर वालों पर आता है, माँ उस पर गुस्सा कर रही है और वो माँ शायद से उसको देख नहीं पा रही है। अब माँ नहीं देख पा रही है तो इसको भी मैं चाहता था कि ना देखे, तो शुरू के जितने शॉट्स है अन्नू के आने के आप उसको वाइड में देखते हो, आप अन्नू के क्लोज नहीं जाते। फिर जो नेक्स्ट शॉट्स है वो उसमें आप अन्नू के सिर्फ मिड में हो, क्लोज में नहीं है, और जब अन्नू अपने दिल की बात बोलता है तो अन्नू के सिर्फ क्लोज शॉट्स है, कोई मिड कोई वाइड नहीं है। तो इस तरह की जो चीजें हैं हमने उस पर भी काफी काम किया था बैठ के। और मैं बोल रहा हूँ ये मतलब पूरी की पूरी जो टीम है उसका भी मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि
उनके इनपुट्स के लिए भी, उनकी हेल्प के लिए भी, और जो हम करना चाह रहे थे एज अ विजन, एंड इंक्लूडिंग श्रेयांश भी की वो और दुर्गेश भी की, जो हम लोगों का कलेक्टिव विजन था कि इसको किस तरीके से हम अचीव करें, उसमें सबकी बहुत हेल्प हुई और वो हम लोग ने दुर्गेश और श्रेयांश, अभी जो कुछ पलाश ने बताया, मतलब मुझे पर्सनली जो लग रहा है वो आप लोगों को भी लगा क्या है कि स्कूलिंग का अनुभव भी था साथ साथ काम करते हुए, बहुत कुछ नया सीखना, बहुत कुछ समझ पाना, और स्क्रीन प्ले में जाहिर सी बात है आगे तो हेल्प मिलती है लिखने में, आप जो अभी करते हैं काम उससे, अगर आप इस चीज पे आपस में बात कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ये भी होता है कि डायरेक्टर जो है उसका बहुत कम्युनिकेशन नहीं होता है राइटर से, उसके हाथ में स्क्रीन प्ले आ जाता है, फिर उसको फर्क नहीं पड़ता है कि होगा कोई राइटर लिखा होगा, है ना। तो वैसा मतलब आप मयंक बिलीव नहीं करोगे, वो हमारा प्रोसेस वो है नहीं, यही तो पता चलना चाहिए ना लोगों को यार, श्रेयांश राइटिंग में तो नहीं आप मतलब भाई इस देश में लेकिन जैसे राइटिंग के टाइम पे तो खासियत ये है, मैंने अभी कुछ दिन पहले लिखा था कि हिंदी का जो सिनेमा है उसमें सफल निर्देशक जो है उसके वो दो काम बहुत अच्छे ढंग से करता है। पहला ये कि वो अच्छे एक्टर से खराब एक्टिंग करा लेता है, दूसरा ये कि वो अच्छी स्क्रिप्ट को खराब फिल्म में बदल देता है। तो सफल, और मैंने अच्छा निर्देशक नहीं लिखा था, मैंने सफल निर्देशक लिखा था वहां पे, है ना। तो हाँ, तो मैं समझ गया आपकी बात। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि लिटरली हमारा जो प्रोसेस है वो हमारा प्रोसेस ये रहता था कि स्क्रिप्टिंग के दौरान तो बैठे ही हैं बंद कमरों में, लिटरली शूट पे हम तीनों साथ में बैठते थे मॉनिटर पे, और कट बोलने के बाद एक फटाफट 15 सेकंड में हमारी बात हो जाती थी और उसके बाद मतलब पलाश जाकर के बताएंगे एक्टर्स को कि नहीं ये ऐसे करते हैं या थोड़ा ऐसे करते हैं, तो ये क्या आप जाके बताएगा क्या रोटेशन में तैयार कर रहे हैं डायरेक्टर की, अब अगले सीजन का डायरेक्टर जो है वो हम तैयार कर दे रहे हैं ट्रेनिंग देके, ये रोटेशन में चल रहा है क्या आप लोगों का, किसान जैसे आंदोलन में बैठे हुए नहीं सर, हम तीनों की अलग अलग हम तीनों की अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और फाइनली आई थिंक शो की तरफ है कि बस अरे पांडे जी एम्बिशन से बन जाए, ऐसा मत कीजिए, ऐसा तो मत कीजिए यार, इतनी उदारता किस काम की है इतनी उदारता किस काम की है यार, एम्बिशन पाली है भाई। तो अच्छा अब ये आखिरी सवाल है, आप तीनों लोग बताएं बारी बारी से, सवाल वही है, गुल्लक में क्योंकि मुझे पर्सनली, मैंने दुर्गेश से फोन पे कहा था कि मुझे गुल्लक पॉलिटिकल सीरीज लगी, एक ऐसी पॉलिटिकल सीरीज, एक ऐसा पॉलिटिकल ड्रामा जिसे पूरे परिवार को साथ में देखना चाहिए, है ना। पलाश, दुर्गेश, श्रेयांश, आप लोग बताएं अपना अपना, आपकी पॉलिटिक्स उसमें कहां पे है, या कौन सा हिस्सा है जो आपको लगता है सबसे ज्यादा पॉलिटिकल है, जिसको लोग नहीं देख पाए शायद, या हो सकता है कुछ लोग देख पाए कुछ लोग ना देख पाए। आप तीनों लोग बताइए हमारी बात से। मुझे तो पर्सनली पॉलिटिकल सीरीज, पॉलिटिकल ड्रामा लगा है। नहीं तूने लिखा है, चालू कर। दुर्गेश, मुक्तिबोध की भाषा में सवाल पूछ लेता हूँ, तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है पार्टनर? पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है? नहीं आई थिंक मतलब सही बोल रहे हैं आप मयंक। देखिए दो बातें हैं जो उसमें डेफिनेटली लोगों तक पहुंचती भी हैं, और आई थिंक बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में कहा भी है, सारी चीजें हैं। एक तो मुझे लगता है कि वो रिलेशनशिप की पॉलिटिक्स है उसमें, है ना, जो पूरा परिवार आपस में जिससे जूझ रहा होता है, चाहे वो मतलब एक मम्मी की बात को न समझ पाना है, वो भी पॉलिटिक्स है ना। बिकॉज मतलब हमारे लिए पॉलिटिक्स ये है कि मम्मी की आवाज पहुंचे। मतलब सीजन 1 में तहरी का सबसे बड़ा मीम है, मतलब सबसे बड़ा जो सीजन का है तहरी, है ना। तो बात होती है कि तहरी तो डिसअपॉइंटमेंट है। अब एज क्रिएटर्स मतलब बहुत अच्छा जो है, हमें पता था कि यार घर पे जब मम्मी काम कर रही होती हैं, भाई कई बार काम करते करते लेट हो जाता है, और किसी दिन एक्चुअली में 15 मिनट 20 मिनट में जब फिर सबके लिए खाना रेडी करना होता है तो तहरी ही काम आती है। तो हम मतलब मर्दों के मुंह से बुलवाना चाहते थे कि नहीं तहरी डिसअपॉइंटमेंट नहीं है ना, वो इसकी पॉलिटिक्स है। मुझे लगता है कि मतलब बाप का इतना इगोइस्टिक हो जाना कि आप अपने क्या बोलते हैं कि बच्चों की बात नहीं समझ पा रहे हो या जो भी है, वो खुद में बाप की पॉलिटिक्स है। मतलब
ये स्टेटस को चैलेंज करना जरूरी है कि भाई किस तरीके से हम अपनी फैमिली के आपस में भी ऑपरेट करते हैं। बड़ा भाई है, वो एक सर्टेन तरीके से अपनी लाइफ जी रहा है, वो उसका कुछ होगा नहीं होगा, वो सारी चीजें हैं। रिलेशनशिप की पॉलिटिक्स इंटैक्ट है। उसके अलावा एक और चीज है जो अगेन एज क्रिएटर्स आप कह लो, एज राइटर्स डायरेक्टर्स, जो हमें लगता है कि यार जहाँ कहीं पे कुछ मौका मिले आपको कुछ बोलने का, करेक्ट। हाँ। अब इस तरीके का शो है जहाँ पर दीवारें भी हैं, इस तरीके का शो है जहाँ पर छोटी छोटी चीजें भी मतलब लोगों के हाथों से गुजरती हैं, तो वहां पर डेफिनेटली अगर आपको मौका लग रहा है तो आपको बोलना चाहिए। मतलब आपने मुझसे शायद पहले पूछा था कि यार क्या किस कैरेक्टर की कमी खलती है, तो मतलब मुझे ये लगता है कि हाँ भाई शायद हमने पोस्टर पे इसीलिए लगाया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि घर के अंदर बेटी नहीं है। नहीं, मुझे याद है इसीलिए वो बोल के निकल गया कि बेटों को पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसका अंतिम डायलॉग है कि बेटों को पढ़ाई की ज्यादा जरूरत है ना। हाँ, इस देश में बेटों को पढ़ाने की ज्यादा जरूरत है। दुर्गेश, एक छोटा सा अभी बात करते करते आ ही गया दिमाग में, उसको जोड़ दे रहा हूँ। एक पॉलिटिक्स जो है वो लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल जिसे हम कहते हैं, जिसको इस देश का संविधान भी कहता है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। वो जो छोटे भाई का ट्रेस विद डेस्टिनी है, कहीं क्या प्रेमचंद की जो कहानी है बड़े भाई साहब, वहां से कुछ इंस्पिरेशन है उसमें क्या? बड़े भाई साहब कोर में है, इसको स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। जो हमारे आदर्श रहे हैं लेखनी में, मुझे लगता है कि उनको समय समय पे स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम वहीं से आते हैं, हम सब से आते हैं, तो उसमें एग्जैक्टली। तो मुझे हाँ मतलब वो आता बड़े भाई साहब से बहुत सारे चीजें आई हैं, बॉरो करी है हमने, उधार ली है और सम्मान उधार ली है। मुझे उस एक एग्जैक्टली जैसे ही ट्रेस विद डेस्टिनी आता है, जब वो बेसिकली जब वो कमरे के अंदर आता है दोबारा, उसके पहले जब वो कहता है कि टाइम वेस्ट करना क्या, कमरे के अंदर दोबारा आने वाला जो सीन है कि गोला प्रकार लेने आए हैं और डैम लाइक बड़े भाई साहब, तो इसमें पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स सोची कुछ। दूसरा एक जो क्या आपको लगता है, पलाश ये सवाल आपसे भी है कि माँ का जो एक तीखा स्वभाव है, कर्कश स्वभाव है ना, क्या इस सीजन में पूरी तरह उस कर्कशता की जड़ कहां से आती है ना, वहां तक जाने में आपको लगता है कि आप सफल हो पाए, या आपको लगता है कि एक सीजन और लगेगा कि लोग और जो है एम्पैथी और क्रिएट हो पाए उस चीज से? देखिए, हाँ जैसे मैं बोल रहा हूँ कि देखिए सफल हो पाए एज अ डायरेक्टर आप बता पाए, बट एज अ डायरेक्टर जो सेकंड एपिसोड है और वहीं वो ट्राई किया, क्योंकि माँ भी अगर आप जो कि माँ क्यों इतनी जोर से बोलती है, क्योंकि अभी 3 मर्द इनकी बातें नहीं सुनी जाती ना, मतलब वो नहीं सुनती। और वो सिर्फ ये माँ की कहानी नहीं है, वो मतलब वो मिडिल क्लास के हर माँ की कहानी है, जहाँ पे वो माँ क्यों हर आदमी जो शो को देख रहा है या हर लड़का एक शो को देख रहा है कमेंट कर रहा है कि इसको देख के मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। माँ इसमें लाउड है, वो माँ चिल्लाते भी बात कर रही है मर्दों से। सेकेंड एपिसोड में माँ कहाँ पे सॉफ्ट होती है, जब माँ अपनी पूरी भड़ास निकाल लेती है और वो जब मर्दों को बताती है यार तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। जब एक मतलब किटी पार्टी हुई है, मैं तुमसे पैसे मांगने आई हूँ, तो मेरे ये पैसों के बारे में तो तुम पूछ रहे हो कि भाई इनको देना है नहीं देना है, दे देते हो। मैंने अपने लिए मंगाई है मिक्सी, ये मिक्सी मैंने क्यों मंगाई है, अगर तुम ये भी नहीं समझ पा रहे हो तो यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। और फिर वो अपनी पूरी जो उनकी भड़ास है वो पूरी निकाल लेती है, उसके बाद माँ सॉफ्ट हो जाती है। वहाँ पे आप माँ को देखते हो कि माँ सॉफ्ट है, माँ वहाँ पे नहीं चिल्लाती। तो ये कोशिश यहाँ पे थी जो करी थी कि जहाँ पे माँ के साथ वो एम्पथाइज करना, उनके प्रति मतलब वो इमोशन ना जो शायद से वन टोन ना लगे कि माँ ऐसी रहती है, तो उसको और समझाना कि यार माँ ऐसी क्यों रहती है, ये इस जगह पे कोशिश थी। अब वो मेरे ख्याल से ऑडियंस से बेटर बता पाएगा कि वो दुर्गेश आप कुछ कह रहे थे। हाँ मतलब इसमें एक चीज ऐड करूंगा मैं, पलाश की बात नहीं। देखिए बहुत फीडबैक बहुत सारा आ रहा है, लोगों के रिव्यूज भी आ रहे हैं, कुछ लोगों ने पर्सनली फोन किया कि माँ इतनी लाउड क्यों है ना। देखिए माँ का लाउड होने में प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको जर्नी समझनी पड़ेगी।
हमारी आपकी माएँ अपने जीवन में सबसे ज़्यादा बात कब करती हैं? जब हम 17, 18, 20, 21, 22 साल के लोग होते हैं, तब हमारी माँ बहुत ज़्यादा बात करती हैं। धीरे-धीरे हम जब घरों से बाहर निकल के बड़े शहरों में जाते हैं और फिर हम वापस आते हैं अपने घरों में, तो धीरे-धीरे हमारी माएँ शांत होने लगती हैं, कम बात करने लगती हैं। और 50-55 साल की उम्र तक आते-आते माँ उतनी ही बात करती है जितनी ज़रूरत होती है बात करने की। तो इसको 3 फेज़ से समझिए कि जब माँ की शादी नहीं हुई होती, तो वो स्वेटर बहुत बुनती है, ठीक है? फिर स्वेटर जब गायब हो जाता है, तो स्वेटर जब गायब होता है जीवन से, तब माँ बांध सकती है उस जीवन में। और फिर जब माँ बुढ़ापे की ओर चलती है, तो फिर स्वेटर बुनने लगती है। तो 3 फेज़ में आप जब इसको समझेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा। हम जो कहानी बता रहे हैं, अन्नू और अमन के ग्रोइंग अप ईयर्स की कहानी है। इसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनकी लाइफ में, फ्रंट पे माँ का करने वाली माँ दरअसल उनकी लाइफ माँ के जो बात मेंशन भी की गई है सीरीज में, मुझे पर्सनली इस सीरीज का सबसे जो अहम मैसेजेस जो 5-6 मैंने लिए उससे, जो मैंने परसीव किए, उसमें से एक मैसेज यही है कि अपने आप से प्यार करना शुरू करना, एक औरत का, एक गृहिणी का, एक मिडिल क्लास औरत का, है ना? बिल्कुल वो ग्रोइंग ईयर्स हमारे वो भी होते हैं जब धीरे धीरे वो अपने आप से वो ये समझ जाती है कि हम मुझ पे कोई और तो रहम करने वाला नहीं है, मुझे ही खुद पे रहम खाना होगा इवेंचुअली। और 40 के ऊपर से धीरे धीरे हर महिला में ये बात धीरे धीरे बढ़ने लगती है। मेरी एक कविता है, उसकी एक लाइन यही थी कि उनके चेहरे पे जम जाती है धूल, जैसे अधेड़ औरतों के चेहरों पे उदासी। तो दुर्गेश, जाते जाते आप कविता सुना दीजिए कोई अपनी। यार, आपकी ये कहानी निकली तो वहीं से है, क्योंकि आपकी ये कहानी वहीं से निकली है। मैंने आपकी कविताएं सुनी है बैठ के खूब सारी, वो पिता वाली, माँ वाली, दादा वाली। कुछ सुनाना चाहेंगे आप? नहीं, मतलब बहुत कुछ, मतलब मैं लोगों को वैसा तो नहीं सुनाना चाहूंगा कुछ की, पर मैं एक आलोक धनवा साहब की 2 लाइन है जो मुझे बहुत पसंद है, बस बहुत छोटी सी 2 लाइन है, वो सुना के क्योंकि माँ पे कन्वर्सेशन हो रहा है, तो उसी से क्लोज करना चाहूंगा इसको, कि हर भले आदमी की एक रेलगाड़ी होती है, हर भले आदमी की एक रेलगाड़ी होती है जो उसकी माँ की तरफ जाती है, धुआं उड़ाती हुई, सीटी बजाती। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे याद है कि हम लोग जिन शहरों से आते हैं, उन शहरों में अभी भी पेड़ बचे हैं। पहले बहुत पेड़ हुआ करते थे, मकान कम होते थे, पेड़ ज्यादा होते थे। मकानों के अंदर पेड़ हुआ करते थे, पेड़ के नीचे मकान हुआ करते थे। उन पेड़ों पर भी कबूतर रहते थे, मकानों की छतों पर भी कबूतर रहते थे। इंसान कबूतरों को पालता था, प्यार करता था। कबूतर भी कुदरत को और इंसान को पाल रहे थे, प्यार करते थे। अब हम जहाँ रहते हैं, क्योंकि गुल्लक हमारे नॉस्टैल्जिया की गुल्लक है, अब हम जहाँ रहते हैं वहाँ हम कबूतरों से छीने हुए घरों में रहते हैं। हमारे अपार्टमेंट जहाँ बने हैं वहाँ जंगल था, कबूतरों का घर था, पेड़ थे। और अब जब वो कबूतर, जिसको हम अपना घर कहते हैं, जो उनका घर है, अपने घर में जब वो कबूतर घुसने की कोशिश करते हैं, कभी हमारी खिड़कियों पे, कभी बालकनीज पे, तो हम उनको रोकने के लिए जाल लगा देते हैं अपनी खिड़कियों में, बालकनीज में। हम कबूतर को उनके घरों से कबूतरों से ना केवल हमने उनका घर छीना, हमने उनको कभी कभी वहां विजिट करने से मेहमान की तरह भी रोक दिया है। हम जब नॉस्टैल्जिया में जाते हैं तो हम देख पाते हैं कि आज हम एक इंसान के तौर पे कहाँ आए हैं। इससे हमको मदद मिलती है थोड़ा सा पीछे जाने में, थोड़ा सा बेहतर इंसान बनने में, जिसको मैं एम्पैथी कह रहा था, आत्मानुभूति पैदा करने में। और कबूतरों का इंतजार करना हम सीख पाते हैं फिर से, क्योंकि जब कबूतर लौटेंगे तभी बारिश लौटेगी और तभी दुनिया बचेगी। इस उम्मीद के साथ कि हम गुल्लक की जो कहानी है, जो भी कुछ उसमें चल रहा है, उसमें जो पॉलिटिक्स की हमने आखिरी में बात की, जिस नॉस्टैल्जिया की हमने बात की, उसकी पॉलिटिक्स जो है, हम शायद उसको भी समझ पाए। क्योंकि लेखक जो है वो दुनिया का सबसे मुश्किल काम कर रहा होता है। वो एक वक्त में कई अलग अलग किरदारों को जी के देखता है, उनके दुखों को झेल रहा होता है अंदर अंदर, उनके साथ रो रहा होता है, हंस रहा होता है। उसकी ये मेहनत हमने बहुत साल बेकार की है, और हम जहाँ पर खड़े हैं उस इतिहास के जंक्शन से हमको आगे बढ़ना होगा। और लेखकों की मेहनत को समझ के थोड़ा सा खुद लेखक हो जाना होगा, सोचना होगा कि हम कहाँ खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने बहुत खूबसूरत सीरीज बनाई है और मैं पर्सनली शुक्रगुजार हूँ। अपने पिता को मैं दिखाऊंगा वो सीरीज, मैंने उनसे कल ही कहा है ये। और बाकी शुक्रिया आपकी पूरी टीम का, टीवीएफ का,
दुर्गेश जिन्होंने लिखा, पलाश बहुत कमाल आपने डायरेक्ट किया उसको, श्रेयांश आपसे मिलकर बहुत मजा आया मुझे आज बात करके। हम लोग अलग से ही मिलेंगे मुंबई आके, और जो लोग देख रहे थे उनको भी शुक्रिया। इसको शेयर कीजिए, क्योंकि इसको आप शेयर कर सकते हैं गलती से, जो है वो गुल्लक का कोई लिंक पर शेयर कीजिएगा एपिसोड वाला तो इसको आप शेयर कर सकते हैं, इसको कीजिए और लोगों से कहिए कि जाके गुल्लक देखे, पायरेसी से बचे, पैसा देंगे थोड़ा थोड़ा तो अच्छा काम बन के आएगा, वरना फिर लेखक को पैसा नहीं मिलेगा तो वो वैसा ही लिखेगा जैसा आप देखते आ रहे हैं अब तक सिनेमा में। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का बात करने के लिए। फिर मिलते हैं हम लोग वीडियो विजिल पे। हम आलू डाल के पीले चावल बना रहे हैं। तहरी कहते हैं उसे। गैस एजेंसी का लाइसेंस तो चाहिए यार। तुम क्या बोले? हम बोले हमारे बाप ने बचपन से ईमानदारी की चरस फूक के रखी है। भैया अगला आदमी तुम्हारा बाप है, समझे? कार्ड पे जिसका नाम होता है वही जाता है शादी में। अरे पापा, सपरिवार ही तो नहीं लिखा है। कभी कभी जहां अंत होता है वहीं शुरुआत होती है।